जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बच्चे ने कैसे लिखी विज्ञान की कॉपी जो इसके 70 में 70 नंबर आए। देख सकते हैं इसका नाम है कृष्णा कुमार और इसका रोल नंबर ये है और ये क्लास 10th का स्टूडेंट है और विज्ञान का इसने पेपर दिया है। और देख सकते हैं इसका पूर्णांक था 70 नंबर और प्राप्तांक यानी कि इसने 70 में 70 नंबर अचीव किया। देख सकते हैं ये 8/2/2024 को पेपर दिया जो विज्ञान का। और यहाँ पर बताएंगे कि इसने कैसे लिखी कॉपी जो इसके पूरे के पूरे एक भी नंबर नहीं कटे हैं, कैसे इन्होंने हेडिंग बनाया है, प्रश्न उत्तर कैसे लिखा है, सारी चीजें आपको बताएंगे। डायग्राम को कैसे बनाया, फिजिक्स का डायग्राम कैसे बनाया है, यहाँ पर बायोलॉजी का डायग्राम कैसे बनाया है, सारी चीजें बताएंगे कि न्यूमेरिकल वगैरह कैसे सॉल्व किया है जो इसके पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले। देख सकते हैं फुल एनालिसिस बताऊंगा इसके कॉपी का। देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें, केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डायग्राम भी बताएंगे कि बायोलॉजी का डायग्राम कैसे बनाया अच्छे तरीके से कि एक भी नंबर नहीं कटे हैं। और इनका पेपर भी हम लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि यही पेपर है विज्ञान का। इसी पेपर का इसने सॉल्यूशन किया है। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में दिया है ताकि इनका समय भी कम बचा है, कितने वर्ड में आंसर किए, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हो तो आपको प्रश्न उत्तर लिखने का अच्छा तरीका मालूम हो जाएगा और अच्छा तरीका मालूम हो जाएगा कॉपी लिखने का भी। और ये चीजें आपको मालूम हो गया तो आप 70 में 70 आप भी बड़ी आराम तरीके से अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये खंड ब से, खंड ब यहाँ पर इस पेपर में पूछा गया था। खंड ब क्या था, वर्णनात्मक प्रश्न था जिसमें उपखंड क आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसने कैसे लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा खंड ब, उसके बाद ब्रैकेट में इन्होंने डाल दिया है वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है और मोटी गाढ़ी पेन से इसको लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर उपखंड क आ रहा है ना, तो इसको अच्छे से उपखंड क लिख दिया। उसके बाद इसको लिखने के बाद अब पहला नंबर प्रश्न इन्होंने सॉल्व किया है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने प्रश्नोत्तर 1 और प्रश्नोत्तर 1 का ये फर्स्ट नंबर था तो इन्होंने फर्स्ट लिख दिया। और फर्स्ट में लिखा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसको कैसे लिखा, दृष्टि दोष हेडिंग बना दिया अच्छे से। और जो आप विज्ञान का पेपर देते हो तो उसमें हेडिंग बनाना बिल्कुल भी ना भूलना, हेडिंग का ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से इन्होंने हेडिंग बना दिया। उसके बाद लिखा कि यह जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है तो इसी को दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष के बारे में बता दिया। उसके बाद एक हेडिंग और बनाया कि दृष्टि दोष के प्रकार। उसके बाद इसमें लिखा कि यह दोष 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अच्छे से इसी तरीके से आपको हेडिंग बना कर लिखना है सारी चीजें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक ना। चलिए, दोष 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। इन्होंने जो सवाल पूछा गया था, जितने में पूछा गया था उतने में अच्छे से आंसर दे दिया, ठीक है ना। कि दृष्टि दोष के बारे में बताना था तो उसको बता दिया, कितने प्रकार का होता है तो वो भी बता दिया अच्छे तरीके से। देखिए इसी तरीके से आपको लिखना है हेडिंग वाइज हेडिंग, और जितना पूछा जाए उतना की ही आंसर देना है, ठीक। चलिए, ज्यादा मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर आंसर नहीं लिखना है, जो सटीक पूछा जा रहा है उतने में ही आंसर दीजिए, ठीक। चलिए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर 1 का दूसरा इन्होंने कैसे किया कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर 1 का 2 नंबर यहाँ पर बनाया और इसमें लिखा कि जिस प्रकार प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, उसी प्रकार जब बारिश पड़ती है तो साथ ही धूप निकलती है। तो धूप की किरणें बारिश की बूंदों से होते हुए जब पार होती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। इसलिए बारिश के दिनों में बारिश के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो अच्छे से इन्होंने लिख दिया। तो इस पर भी इनको फुल मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना। ये कभी नंबर नहीं काटे गए हैं, ऐसे इतना अच्छे तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है कि, ठीक है ना। चलिए अच्छे से देखते हैं अगला प्रश्न इनका क्या करे कि 2 नंबर का पहला करे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। 2 नंबर का है, 2 दिए हैं 4 नंबर का, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लेंस से अपवर्तित होने पर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। अब देखिए, इसको तो बता दिया कि अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, लेकिन बताने से थोड़ी नंबर मिलते हैं। उसका अगर आपको डायग्राम मालूम है तो डायग्राम अच्छे से बना देना है। तो देखिए इन्होंने उत्तल लेंस का डायग्राम बनाया और प्रकाश किरणें भेजकर और एक जगह पर मिला दिया। इससे पता चलिए कि एग्जामिनर देखेगा तो हाँ, टैलेंटेड स्टूडेंट है, अच्छे से इसको सारी चीजें पता है, इस पर भी फुल मार्क्स देकर चले जाएंगे। वरना अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो तो आधा नंबर देकर चले जाते हैं और वहीं से आपका जो इंप्रेशन होता है वो खराब हो जाता है। तो डायग्राम जरूर बना देना है, जिसका भी डायग्राम आपको मतलब मालूम हो उसका बना ही देना है, ठीक। चलिए, दूसरा नंबर कर रहा है कि अवतल दर्पण तथा
उत्तल दर्पण के लिए उपयोग लिखिए। 2 नंबर का ये भी है, दूसरा का दूसरा वाला है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 का 2 यहाँ पर हेडिंग बना दिया गया है। उसके बाद लिखा गया कि अवतल दर्पण के उपयोग। पहले अवतल दर्पण का लिखा गया है, क्या लिखा गया कि गाड़ी के हेडलाइट में दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में लेजर लाइट बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं देखिए। उत्तल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं, तो उत्तल दर्पण के उपयोग इन्होंने लिखा है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में, सड़क या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, अच्छे से लिखा है सारी चीजें, इस पर भी फुल मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छे तरीके से अगला 3 नंबर देखिए कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर बताना है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध दिया है 4 ओम, ऊष्मा दिया था 100 जूल, और विभवांतर आपसे पूछ रहा था। तो Q बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो Q का मान यहाँ पर दिया था 100 जूल, यहाँ पर I का मान, यहाँ पर I स्क्वायर का मान यहाँ पर निकल जाएगा, इससे I का मान निकल जाएगा। 4 इंटू प्रति सेकंड का रहा था, तो एक, तो यहाँ पर I का मान यहाँ पर 5 एम्पियर इन्होंने निकाल दिया। अब विभवांतर पूछ रहा था, तो विभवांतर V बराबर IR होता है। V का मान यहाँ पर निकालना है, और I का मान दिया है, और R का मान भी 4 ओम दिया है, तो इससे यहाँ पर 20 वोल्ट निकल गया। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आपको मात्रक हमेशा लिखना है, यहाँ पर भी मात्रक और यहाँ पर भी मात्रक, ठीक है ना। मात्रक नहीं छोड़ना है, वरना आपके आधे नंबर दिए जाते हैं। गारंटी से बोल रहा हूँ कि यदि मात्रक छोड़ दोगे तो आधे नंबर दिए जाएंगे। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर का 2 नंबर में पूछ रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की परिकल्पना कीजिए। यहाँ पर ये भी 2 नंबर का है। तो प्रतिरोध 20 ओम दिया था, विद्युत धारा 5 एम्पियर दिया था, समय आपका 30 सेकंड यहाँ पर दिया था, देख सकते हैं यहाँ पर 30 सेकंड समय दिया था। तो इसमें ऊष्मा बताना था, तो ऊष्मा H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। H बराबर I स्क्वायर, यानी कि 5 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद R का मान दिया था 20, तो 20 लिख देंगे। T का मान दिया था 30, तो 30 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H का मान कितना आएगा, 15,000 जूल आएगा, जिसको 15 किलो जूल बोलते हैं, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मात्रक ये लिखना हमेशा जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया और यहाँ पर भी लिखा गया, तो मात्रक आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्या करे कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती। चौथा का पहला नंबर है, 2 नंबर का ये भी है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर चौथा का पहला बनाया, यदि लिखा है कि यदि 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं, अधिक सूची ने 2 दिशाएं हैं, अधिक सूची में 2 दिशाओं की ओर संकेत किया असंभव है, संभव नहीं है, उसी को लिखा है संभव नहीं है, ठीक है ना, यानी कि असंभव है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो इसको अच्छे तरीके से इन्होंने लिख दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, ठीक। चलिए उसके बाद चौथा का दूसरा नंबर यहाँ पर क्या कह रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। यहाँ पर ये भी 2 नंबर का है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर चौथा का 2 लिख दिया। उसके बाद लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं, जो परस्पर कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती है। तो 3 इसके जो है गुण लिख दिया, और यहाँ पर फुल मार्क्स इनके 2 नंबर मिल गए, ठीक। चलिए वहां पर अब अगला क्या कर रहा था, 3 नंबर की, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिक होता है। ये भी 2 नंबर का है। तो देखिए इनको कैसे इन्होंने लिखा है कि ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिक होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जब होती है, तब अधिक होता है। ये अच्छे से लिख दिया, यहाँ पर भी फुल मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए या फिर यहाँ पर देखिए चौथा में या फिर अथवा करके भी दिया गया था, तो ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला। तो इन्होंने ऊपर वाला किया है, तो इसको अब छोड़ दिया, ठीक। उपखंड ख आता है, तो आइए उपखंड का कैसे हेडिंग बनाया है उपखंड ख का, देखिए अच्छे तरीके से। ऊपर सबसे पहले ही इन्होंने हेडिंग बना दिया उपखंड क, इससे ये लगेगा कि हाँ अगला उपखंड कर रहे हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे तब सही रहेगा। तो अगला लिखा प्रश्नोत्तर, यहाँ पर कितना नंबर था, यहाँ पर 5 नंबर था, तो 5 नंबर लिख दिया। और यहाँ पर क्या दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 है 4 नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 प्रश्नोत्तर बनाकर कैसे लिखा है, देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ क्रिया। तो देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4 और जिंक को Zn। अब देखिए Zn जो है H2 को विस्थापित कर देगा, तो ZnSO4 बना देगा, यानी कि जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्या रहता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया, यानी कि मैग्नीशियम पट्टी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अभिक्रिया कराना है। तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखिए मैग्नीशियम प्लस H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है,
MgSO4 बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये दोनों चीज आपको लिखना जरूरी है, ठीक। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर कह रहा था, क्या कह रहा था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनता है। बहुत आसान है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया, N2 प्लस H2, N2 प्लस 3H इज इक्वल टू 2NH बनता है। ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत आसान है ये फॉर्मूला, N2 प्लस 3H 2NH यानी कि अमोनिया बनाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला कर रहा था, क्या कर रहा था कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर वह जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का दहन करेंगे, वायु में दहन होता है, हमेशा जलाए किस में जाता है, वायु में। अब जल और सल्फर बनाता है तो जल और सल्फर लिख देंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है और वायु का O2 होता है और जल का क्या होता है, H2O होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा। बैलेंस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर क्या कर रहा था, 6 नंबर। 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर का निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, 2 नंबर का है। तो प्रश्नोत्तर 6 का पहला इन्होंने लिखा अच्छे तरीके से कि प्लैटिनम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं तथा ये संक्षारित नहीं होते हैं, उनकी चमक भी तेज होती है, अतः इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में यहाँ पर करा कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसको प्रश्नोत्तर 2 लिखेंगे, कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि इससे अशुद्धियां वाष्पित हो जाती है, जिससे धातु के यौगिक में के अपचयन में सरलता होती है, ठीक है ना। तो अच्छे से यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 7 नंबर यहाँ पर पूछा जाता है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए। और दूसरा नंबर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से इनको कैसे इन्होंने लिखा है 7 नंबर के। तो देखिए 7 नंबर में ये पूछा गया था सहसंयोजी आबंध का, यहाँ पर IUPAC नाम दिया गया था और एक क्वेश्चन और पूछा गया था। और इधर देखेंगे तो अथवा करके भी एक दिया गया था, अथवा करके 7 नंबर में ही दिया गया था। तो देखिए इसमें पूछा गया था विकृति गंधिता पर टिप्पणी, रेडॉक्स अभिक्रिया पर टिप्पणी और एस्टीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी। इन्होंने अथवा वाला इनको आसान लगा तो अथवा वाला कर दिए। अब देखिए फर्स्ट में विकृति गंधिता, तो फर्स्ट यहाँ पर बनाकर लिख दिया, विकृति गंधिता तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं, यह घटना विकृति गंधिता कहलाती है। जैसे नमकीन चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाता है। उसके बाद 2 नंबर में रेडॉक्स अभिक्रिया का करा था, तो 2 हेडिंग बनाकर उसके बाद लिख दिया रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अवचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण बता दिया, CuO प्लस H2, Cu हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन इससे हट गया तो H2 के साथ जुड़ गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का हानि हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यही आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। उसके बाद एस्टीकरण पर पूछ रहा था, तो 3 नंबर बनाकर एस्टीकरण लिख दिया। करा कि जिस प्रकार अम्ल एवं क्षार पारस्परिक क्रिया के दौरान लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल भी क्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया हो गया। अब देखिए ये जो है एसिटिक अम्ल है CH3COOH प्लस C2H5 एथिल एल्कोहल है, इसका क्या करेंगे, H2SO4 में इसका रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, CH3COO C2H5 प्लस H2O, जो है कि यही एस्टर है जिसको एथिल एसिटेट बोलते हैं, तो यही आपका एस्टर बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है उपखंड ख आ जाता है, उपखंड ग आ जाता है। तो इसमें करा कि जैव निम्नीकरण तथा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण भी दीजिए। 2 + 2 एक और यहाँ पर 4 नंबर का यही क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो देखिए इसको कैसे इन्होंने लिखा है, यहाँ पर उपखंड ग बना दिया, प्रश्नोत्तर 8 था तो 8 बना दिया। अब जैव निम्नीकरणीय को अलग लिख दिया और जैव गैर जैव निम्नीकरणीय को एक साइड लिख दिया, ठीक है ना। तो देखिए 4 नंबर का था, 2 नंबर यहाँ पर अच्छे से इन्होंने अच्छे तरीके से लिख दिया कि वे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। वे पदार्थ जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें लिख दिया कि ये वे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हानिकारक पदार्थों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे TDT प्लास्टिक आदि। यहाँ पर वे पदार्थ जो बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, गैर जैव निम्नकरणीय होते हैं। तो यहाँ पर इनको 4 नंबर अच्छे से मिल गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए करा है 9 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर हो गया, 9 नंबर हो रहा है कि निम्नलिखित चित्र में अंतःस्थायी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। ये A वाला कौन है, ये B वाला कौन है, ये C वाला कौन है और ये D वाला कौन है, इसको बताना है। तो देखिए ये वाला क्या है,
ए वाला जो है हमको लग रहा है कि पीनियल ग्लैंड होगा, यानी कि पीनियल ग्रंथि होगा। तो देखिए यहाँ पर ए वाला इधर, हाँ यहाँ पर देखिए ये वाला इन्होंने प्रश्नोत्तर 9 लिख दिया। ए वाला क्या है, पीनियल ग्रंथि। उसके बाद ये जो बी वाला है, ये देखिए बी वाला जो है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि होता है, तो इन्होंने पीयूष ग्रंथि लिख दिया। और यहाँ पर गले के पास में थायराइड ग्लैंड होता है, तो यहाँ पर सी में थायराइड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो होता है, क्या होता है, यहाँ पर थाइमस होता है, तो थाइमस इन्होंने अच्छे से लिख दिया। उसके बाद प्रश्नोत्तर 10 ये इन्होंने छोड़ दिया है। तो प्रश्नोत्तर 10 आपसे ये कहना था कि आप इसको सॉल्व करके दीजिएगा, इस प्रश्नोत्तर 10 को, क्योंकि थोड़ा मेहनत आपसे भी करवाना था। तो आप इसको सॉल्व करके दीजिएगा प्रश्नोत्तर 10 का। ये 4 नंबर का है, देखते हैं कौन स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व करता है, और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 11 नंबर देखिए, यहाँ पर 10 नंबर छोड़ दिया गया है। 11 नंबर क्या किया गया है, 11 नंबर को कैसे किया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 11 का है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को आरेखित कीजिए, नामांकित कीजिए। यहाँ पर कराया मुख, ग्रसिका, अमाशय तथा छोटी आंत को, या फिर अथवा करके स्टिकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा उसमें पराग नली में वृद्धि और बीजांड में हुए प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो देखिए इसको कैसे, यहाँ पर पहला वाला इन्होंने किया है, आहार नाल का चित्र बनाया है। 6 नंबर का है, तो देखिए 6 के 6 नंबर पूरे मिले हैं। कैसे मिले हैं, प्रश्नोत्तर 11 इन्होंने लिख दिया। उसके बाद सेम इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, और क्या क्या नामांकित करना था, मुख नामांकित करना था तो मुख इन्होंने कर दिया, ग्रसिका को नामांकित करना था तो ग्रसिका कर दिया। उसके बाद अमाशय को करना था तो अमाशय लिख दिया। उसके बाद छोटी आंत को करना था तो ये चाहिए छोटी आंत को कर दिया, यहाँ पर लिख दिया महानव आहार नाल चित्र। अच्छे से इस तरीके से डायग्राम बनाया। तो सेम इसी तरीके से आपको डायग्राम वगैरह सारी चीजें अच्छे से बनाना है। तो आज की वीडियो में अच्छे से समझा दिया कि विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर इससे आपका एक मॉडल पेपर भी तैयार हो गया विज्ञान का, तो अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेहनत के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।